साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हम सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको पढ़ चुके हैं। वहाँ पर सर्वनामों के दो प्रकार मैंने अच्छी तरीके से समझा दिए थे, पुरुषवाचक तथा निजवाचक। तो दो सर्वनामों के प्रकार आपके हो चुके हैं, चार प्रकार अभी और बकाया हैं, जिनमें से अब तीसरे नंबर पर आता है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वही है निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करी जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं वह और वे, यह और ये। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आ गए। अब आपका दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहेगा कि हम अभी पुरुषवाचक पढ़कर आए थे। क्या पढ़ के आए थे? पुरुषवाचक। उसमें भी वह था, उसमें भी वे थे। अब ये वह और वे और ये वह और वे में क्या अंतर है, तो यही बताना मेरा काम है। और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि आप एक बार इस वीडियो को देखिए, आप निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में अंतर करना अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं पहले निश्चयवाचक की परिभाषा क्या है। और परिभाषा को जानने से पहले जरा मुझे ये बताइए कि अगर यह की बात करी जाए तो ये क्या दूरी बताते हैं दोनों। अब यह का प्रयोग किसके लिए होता है? पास की चीज़ों के लिए, निकटवर्ती। और वह का प्रयोग किसके लिए होता है? दूर, अर्थात दूरी के लिए। तो यही क्या है? वह का बहुवचन है और ये यह का बहुवचन है। तो ये तक बात आपकी समझ में आ गई कि इससे पास का और इससे दूर का बोध होता है। चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे सर्वनाम जिससे पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु का बोध हो। किसका बोध हो? वस्तु। यहाँ वस्तु जो शब्द है वो निर्जीव और सजीव दोनों को लेकर है। तो समझिए बात क्या है कि वे सर्वनाम जिससे किसका हो, या तो कोई चीज़ दूर हो या पास हो, और उसमें भी क्या बोध हो? निश्चित का। यानी कि वे सर्वनाम जो किसी वस्तु को निश्चित करके बताएं और ये भी बताएं कि दूर है कि पास है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, यह मछली है। ठीक है, वह कार है। ठीक है, वह लड़का है। ठीक है, वे इंजन है। ये साइकिलें हैं। ठीक है, अब आप इन वाक्यों को अगर देखोगे तो ये सभी वाक्यों में आप पहले निश्चयवाचक की परिभाषा देखिए क्या कह रही थी कि वे सर्वनाम जो पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु का बोध कराएं, यानी कि बताएं कि वो वस्तु क्या चीज है। ठीक है, चलिए हमने पहले पूछा भाई यह से क्या पता चला आपको? भैया दो चीजें पता चलनी है आपको, याद रखिएगा। यही है निश्चयवाचक पहचानने का गोल्डन फॉर्मूला। दो चीजें पता चलेगा, एक तो आपको दूरी पता चलेगी। तो भाई दूरी पता चल गई, यह से मतलब पास है, पास पता चल गया। अब दूसरा चीज है कि आपको पता चलेगा वस्तु के बारे में। क्या पता चलेगा? वस्तु। और वस्तु निकलेगी कैसे? कौन से निकलेगी या क्या से निकलेगी? अगर इन दोनों के उत्तर से आप संतुष्ट हो जाओगे इन दोनों में, तो समझ लीजिए वो निश्चयवाचक है। चलिए दूरी तो पता कर ली हमने, अब हम पूछते हैं यह क्या है या यह कौन है। भाई आपको उत्तर में क्या मिल रहा है? मछली। तो यहाँ पर दोनों चीजें निश्चित हो रही हैं कि यह से तो हमको दूरी निश्चित हो गई और वस्तु भी निश्चित हो गई कि है क्या, वो मछली है। तो जब दोनों चीजें निश्चित हो रही हैं तो निश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा भी क्या कहती है? पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु का जो बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे वह कार है, क्या है? वह कार है। अब वैसे क्या पता चला? दूर है। और कार से क्या पता चला? वस्तु है। तो आप यहां देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है? निश्चित हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ये पांचों के पांचों वाक्य आपके क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब मैं थोड़ा सा लेता हूं कि पुरुषवाचक सर्वनामों में क्या होगा, देखिएगा। जैसे वह पढ़ रहा है। अब हम इस वाक्य की बात करें, चलो हम मान लेते हैं कि वह क्या है? दूरी बता रहा है। यहां पर हम पहले इसको निश्चयवाचक के अनुसार ही चेक कर लेते हैं।
वैसे समझिएगा, इसको हम पुरुषवाचक ही कहेंगे, ये पुरुषवाचक का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि पुरुषवाचक क्या होता है कि वे सर्वनाम जो किसी पुरुषों के नाम के बदले आए, तो साफ तौर पर आपको पता चल रहा है ये जो वह है किसी ना किसी पुरुष के नाम के बदले आया है, इसीलिए ये क्या है, पुरुषवाचक है। लेकिन हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे। चलिए, वैसे चलो हमने निश्चित कर लिया कि दूरी हो गई, चलो भाई दूरी पहली चीज हमारी क्लियर हो गई, लेकिन अब वस्तु तो कोई निश्चित हो नहीं भाई, कौन पढ़ रहा है, नहीं हो रहा ना। जब दूसरी चीज निश्चित नहीं हो रही, इसका मतलब ये 100% आपका क्या हो गया, पुरुषवाचक हो गया। तो पहचानने का ये तरीका सबसे अच्छा है, आप अगर चाहो तो। वरना आपको सीधी सी बात है कि परिभाषाएं अगर याद है तो आपका गलत नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो वह है वह किसी पुरुष के नाम के बदले आता है, और ये जो निश्चयवाचक है ये दूरी बताने आता है, किसी पुरुष के नाम के बदले नहीं आता। जैसे मैं अगर यहां पर यह भी लिख दूं कि वह लड़का है, वह लड़का है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि ये तो भाई पुरुषवाचक हो गया, क्योंकि यहां पर आप रमेश नाम भी दे सकते हो कि रमेश लड़का है। तो यहां पर रमेश के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पर पूछा जा रहा है कि वह कौन है, यही तो पूछ रहे वह कौन है। तब कहा गया है कि वह क्या है, कौन है, लड़का है। तो मैंने क्या बताया, ये वस्तु के लिए आप कौन और क्या से निश्चित करेंगे, तो वह लड़का है, लेकिन वह पहले पूछा क्या गया, वह है कौन, तब बताया लड़का। तो सीधी सी बात है, वैसे पता चला कि दूर वाला। अब जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, या एक कहा जाए एक हॉस्पिटल में गए, बहुत सारे बच्चे लेटे हुए हैं, ठीक है। अब जाकर वहां पर एक नेताजी आए, नेताजी ने पूछा यह कौन है, तो यह कौन का मतलब यह से पता चल रहा है पास में है, और कौन से पता चल रहा है कि वस्तु। अब निश्चित करके कैसे बता रहे हो कि वह यह लड़का है। अब वह कौन है, तभी क्या कहा आपने, वह लड़की है। तो ये जो वह लड़का और लड़की है ये क्या है, वस्तु है, और वह क्या है, यहां पर आपको दूरी बता रहा है, ठीक है। करने को तो आप लिख सकते हो कि रमेश एक लड़का है, वो एक वाक्य अलग हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर जो वह आया है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए है। बात समझ में आ रही है? तो आपके लिए मैंने गोल्डन फॉर्मूला बता दिया कि जब दूरी और वस्तु दोनों चीजें निश्चित हो रही हो जिस स्थान पर, वहां पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिए एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूं। यह पुस्तक अच्छी है। चलिए अब यहां पर देखिए क्या दोनों चीजें निश्चित हो रही हैं। देखिए यह से पता चल रहा है पास में है, और पुस्तक से पता चल रहा है वस्तु है। लेकिन यही थोड़ा सा आप मात खा जाओगे, असल में ये जो यह है वो इस पुस्तक को निश्चित नहीं कर रहा है। असल में यह तो यहां सर्वनाम भी नहीं है, यहां पर यह क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। तो सीधी सी बात है कि सर्वनाम जब स्वतंत्र रूप से दोनों चीजें निश्चित कर रहे हो तब वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, और जब केवल संकेत करके बता रहे होंगे तो विशेषण होंगे। विशेषण अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से भी समझ नहीं पाओगे। मैं इसको विशेषण जब कराऊंगा तब आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। लेकिन आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। चलिए अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तब मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो निश्चयवाचक पर और बना दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपकी बात समझ में आई, निश्चयवाचक क्या होता है। तो ये सभी क्या है, निश्चयवाचक के उदाहरण है, ठीक है। जहाँ दोनों चीजें निश्चित हों वहाँ आपका निश्चयवाचक होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका और भी मैं बता दूं कि देखिए दिस और दैट, दिस और दैट आपने अंग्रेजी में पढ़े होंगे, इंग्लिश के व्याकरण जो आपने पढ़ा है, ग्रामर पढ़ी है, उसमें दिस और दैट वाले जो होते हैं ना वो निश्चयवाचक होते हैं, और ही और शी वाले जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पुरुषवाचक होते हैं। चलिए देखते हैं। अब चौथे नंबर पे आते हैं। हमारा जो चौथा प्रकार है वह है अनिश्चयवाचक। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक ये बहुत आसान होते हैं कि वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो। इसके अंतर्गत आते हैं कोई और कुछ। क्या आते हैं, कोई और कुछ। और कोई और कुछ की बस बात करी जाए तो इनको पहचानना बहुत आसान होता है। तो देखिए सर्वनाम क्या होते हैं अनिश्चयवाचक, वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो। तो कोई अधिकतर सजीव के लिए और कुछ अधिकतर निर्जीव के लिए प्रयोग होता है, इसलिए कहा जाए कि व्यक्ति का बोध ना हो और वस्तु का बोध ना हो। तो देख लेते हैं वाक्य, जैसे कमरे में
कोई है, ठीक है। चाचा जी कुछ लाए थे। अब ये दो वाक्य लिख रहे हैं आपके सामने कि कमरे में कोई है, तो इस कोई ने क्या किया, अनिश्चितता पैदा करी है। क्या पैदा करी है, अनिश्चितता पैदा करी है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसी तरीके से चाचा जी कुछ लाए थे, कुछ से निश्चित नहीं हो रहा क्या लाए थे, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो इसको भी पहचानना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो कोई और कुछ आ जाए या इनका परिवर्तित रूप आ जाता है, किसी आ जाता है, ठीक है। जैसे किसी को बुला लाओ, किसी को बुला लाओ, तब भी आपका क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, लिख देता हूं मैं। जैसे किसी को बुला लाओ, ठीक है। तो ये जो किसी को है ये आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि ये परिभाषा भी सर्वनाम की पूरी कर रहा है। अगर हम इस कोई के स्थान पर नाम देंगे तो नाम ही तो दे सकते हो, कमरे में लड़का है, चाचा जी फल लाए थे, तो सर्वनाम क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये क्यों आए हैं, यहाँ संज्ञा के स्थान पर आए हैं और पैदा क्या कर रहे हैं, अनिश्चितता, इसीलिए क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद आता है आपका चौथा प्रकार, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं आपके कौन और क्या, ठीक है। सीधी सी बात है कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए वही क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन अधिकतर सजीव के लिए और क्या अधिकतर निर्जीव के लिए। जैसे कहा जाए आज कौन आया था, आज कौन आया था, ठीक है। चाचा जी क्या लाए थे, ठीक है। अब ये दो वाक्य हैं, जरा ये देखिए। बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं, बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर जी तो इसका मतलब है कि सभी प्रश्नवाचक यहीं आ जाएंगे, क्यों भी यहीं आ जाएगा, कहाँ भी यहीं आ जाएगा, सब आ जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक प्रश्नवाचक शब्द यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो समझिएगा। असल में इनको हम मान के चलते हैं क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं, ठीक है। और फिर ये सर्वनाम क्यों है, क्योंकि ये सर्वनाम की परिभाषा को पूरा कर रहे हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वही क्या है, प्रश्न वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब जरा मुझे ये बताइए, इसमें ये कौन किस लिए प्रयोग हुआ है, प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन अगर मैं इसका उत्तर दूं तो इस स्थान पर आ क्या जाएगा, संज्ञा ही तो आएगी। आज कौन आया, तभी तुरंत आप बोलोगे चाचा आए, मामा आए, पापा आए, नाना आए, भाई आया, लड़का आया, रमेश आया, सुरेश आया, कोई ना कोई नाम ही दोगे ना, संज्ञा ही दोगे ना। तो सीधी सी बात है, ये कौन क्या कर रहा है, इस सर्वनाम की परिभाषा को पूरी कर रहा है और प्रश्नवाचक शब्द ये है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ आ जाइए, क्या चाचा जी क्या लाए थे, आप इसका उत्तर देके देखिए। फल लाए थे, किताब लाए थे, पुस्तक लाए थे, पंखा लाए थे, मोटरसाइकिल लाए थे, कार लाए थे, आप कुछ भी कह लो, संज्ञा ही आएगी। तो अगर संज्ञा आ रही है इसके स्थान पर तो फिर ये क्या है, सर्वनाम है और प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब एक वाक्य और मैं लिख रहा हूं, क्या चाचा जी फल लाए। अब मुझे यह बताइए, क्या इसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम मानेंगे, क्या को नहीं मानेंगे। याद रखिएगा क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इस क्या का जो उत्तर है वो संज्ञा नहीं निकल के आ रहा। ये एक क्रिया विशेषण माना जा सकता है या निपात माना जा सकता है, लेकिन इसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं रख सकते। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन और क्या तभी सम्मिलित होंगे जब इनका उत्तर संज्ञा के रूप में प्राप्त होगा। तो निश्चित तौर पर आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या अगर वाक्य से पहले आ जाता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता। अगर इस तरीके का वाक्य आ गया तो इसको सर्वनाम लगा मत आना, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पांचवें प्रकार की। तो आखिरी रह गया आपका छठा प्रकार जो है वो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो और सो। देखिए प्रत्येक सर्वनाम के साथ कारक विभक्ति लग के
उनके साथ अलग एक रूप बन के आता है। जब मैं वो कारक पढ़ाऊंगा तो वो रूप आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा चार्ट बना के, ठीक है। यहाँ पर फिर पढ़ाऊँ मैं और वहाँ पर फिर पढ़ाऊँ तो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सर्वनामों के साथ कारक विभक्ति लगने से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा का या किसी शब्द का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, वह कौन है जो सो रहा है। अब यहां पर ये देखिए कि पहले वाक्य में क्या दिया है, वह कौन है। अब ये कौन है का उत्तर पूछने के लिए हम अगर बैठे हुए हैं क्लास में और बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, तभी मैं कहूं वह कौन है, तो बच्चे पूछेंगे सर कौन। तब क्या बताओगे आप कि जिसने नीली शर्ट पहनी है, जिसने हरी शर्ट पहनी है। तो इस सोने वाले से इस कौन का संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, ये जो कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। कामता प्रसाद गुरुजी ने केवल जो को ही संबंधवाचक सर्वनाम माना है, सो को वह का एक रूप मानते हुए निश्चयवाचक सर्वनाम में रखने की बात करते हैं। यानी कि सो क्या है उनके लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन ज्यादातर जो और सो का प्रयोग एक संग होने की वजह से इन दोनों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं एक वाक्य लिखूं, जो सोता है वो खोता है, ठीक है। तो ये जो और सो क्या कहलाएंगे, आपके संबंधवाचक। इनका कुछ रूपांतरण भी होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। जो जैसा करोगे वैसा करोगे, ठीक है। जितना दोगे उतना मिलेगा। तो बस वही क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जरा आप मुझे उसका उत्तर दीजिएगा। जो और सो जहां आपको दिखाई दे वहां आपको संबंधवाचक सर्वनाम दे देना है। सर्वनामों के ये 6 प्रकार आपके हो चुके हैं। जरा मेरा जो प्रश्न है वो जरा आप देख लीजिए एक बार और आप लगाइएगा, ठीक। जैसे मेरी जेब में क्या है। अगर ये इस तरीके का प्रश्न आ जाए और वो आपसे पूछे कि यहां पर कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, तो वो आपसे यहां पर देगा ऑप्शन में प्रश्नवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा 1 व 2 दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। जब आपसे वो पूछ रहा है मेरी जेब में क्या है, इस क्या में कौन सा सर्वनाम होगा, तब आप क्या लगाओगे। हाँ जी लगाइए। प्रश्नवाचक लगाओगे, अनिश्चयवाचक लगाओगे, पहला व दूसरा दोनों लगाओगे, या NOT अर्थात नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं लगाओगे। चलिए देखा आपने, चलो देखते हैं। अब बहुत से लोगों ने तो इसका उत्तर बिल्कुल सही लगाया होगा कि ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन कुछ लोगों ने लगाया होगा ए और बी दोनों, या कहा जाए प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों। तो देखिएगा ये अनिश्चयवाचक क्यों नहीं है। अगर ये अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक एक ही चीज होती तो कोई और कुछ अनिश्चय में और कौन और क्या हम प्रश्नवाचक में नहीं, इन दोनों का एक ही प्रकार होता। बात समझिएगा कि कभी भी प्रश्न जो होते हैं ना निश्चित होते हैं ना ही अनिश्चित होते हैं, उनका जो उत्तर होता है वो निश्चित होता है। जैसे ये जो क्या है, इसके 2 उत्तर होंगे, यानी कि निश्चित और अनिश्चित तब पता चलेगा जब इसका उत्तर मिलेगा। मेरी जेब में क्या है, आपने कह दिया कुछ तो है, और या फिर आप कह दोगे कि पेन है, तो ये क्या हो गया, ये निश्चित उत्तर है और ये अनिश्चित उत्तर है। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, कभी भी ना निश्चित होते हैं ना ही अनिश्चित होते हैं। इसलिए कभी भी आप मत लगा के आना। और सीधी सी बात है, आपने इस क्या को कहाँ पढ़ा है, प्रश्नवाचक में पढ़ा है या अनिश्चयवाचक में। तो प्रश्नवाचक में पढ़ा है तो प्रश्नवाचक ही लगाना है ना, हमें अनिश्चयवाचक तो कैसे भी नहीं लगाना। अब यहाँ होता मेरी जेब में कुछ है, तब आपका अनिश्चयवाचक होता, ठीक है। चलिए अब एक चीज और सर्वनामों में रह गई। एक रूस के व्यक्ति थे, उन्होंने हिंदी व्याकरण पर एक किताब लिखी थी, उनका नाम था दीपशित्स। क्या नाम था उनका,
डॉक्टर दीपशित्स, इन्होंने एक अलग प्रकार के सर्वनाम की और बात कही है, वो है संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम क्या होता है कि जब दो सर्वनामों का प्रयोग एक साथ मिलाकर कर दिया जाता है तब वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। या किसी अन्य शब्द के साथ सर्वनाम जब मिलकर प्रयुक्त होता है या संज्ञाओं के साथ जुड़कर जब सर्वनाम प्रयोग होता है तब वो क्या कहलाता है, संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। एक परीक्षा हुई थी, उसमें दिया था कि संज्ञाओं के साथ जुड़कर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, तो वो संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए, इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कुछ ना कुछ, ठीक है, हर कोई, ठीक है, कोई और, ठीक है, और कोई, और कुछ, ठीक है, कोई भी, कुछ भी, ठीक है, सब कोई, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, ये सभी क्या है, संयुक्त सर्वनाम है। जैसे वह कुछ ना कुछ खाता रहता है, अब यहां पर कुछ शब्द का प्रयोग ना करके हमने क्या किया है, कुछ ना कुछ, तो इसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। ये इन 6 वेदों से बिल्कुल अलग होता है। इसको किसने प्रस्तुत किया था, दीपशित्स जी थे। इन्होंने एक हिंदी व्याकरण की किताब लिखी थी, रूसी लोग थे, ये रूसी व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले संयुक्त सर्वनाम के बारे में बात कही थी। तो संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं कि जब दो सर्वनाम या किसी सर्वनाम के साथ कई अन्य शब्द जुड़कर प्रयोग होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम। जैसे कि हम कह देते हैं ना कि आज कोई और आ रहा है, तो कोई और है तो सर्वनाम, कोई तो सर्वनाम है, लेकिन और भी इसके साथ मिलकर एक अलग अर्थ प्रदान कर रहा है, तो इसको हम संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। जैसे और कुछ, जैसे आप गए कहीं, उसने कहा कि भाई और कुछ दिखाओ, तो कुछ दिखाओ की जगह उसने क्या कहा, और कुछ। तो और कुछ ने क्या किया, है तो सर्वनाम ही, लेकिन किस प्रकार का है, संयुक्त सर्वनाम, क्योंकि और इस कुछ के साथ ही जुड़कर आया है। तो ऐसों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो विशेषण को लेकर होगा। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।